अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। बहुत सी रिपोर्ट्स, ये रिपोर्टों का सीजन है। चीनी की रिपोर्ट आई, आटे की आई और अब एक आईपीपी की रिपोर्ट आई है जिसमें हजारों अरब रुपए स्टेट के मुख्तलिफ आईपीपी कंपनियों के पास गए हैं। देखना यह बाकी है कि जो फोरेंसिक होगा कि किस हद तक दो नंबरी हुई है, इसमें किस तरह इन लोगों ने पैसे बनाए हैं। अगर आप जो हेड्स हैं मुख्तलिफ, ये रिपोर्ट मेरे सामने है, अगर इसको देखें तो फ्यूल की मद में, दूसरी मदों में आंखें चौंका देने वाले नंबर्स हैं। अरबों में गिनने मुश्किल हो जाते हैं जितना पैसा आईपीपी में बनाया गया है। इस रिपोर्ट का ओपनिंग पेज ये कहता है कि एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट्स हैव बीन मेड बाय शुगर कंपनीज, यानी ऐसे प्रॉफिट्स दिए गए इनको पॉलिसीज की वजह से जिससे नुकसान स्टेट का, फायदा चंद अफराद का। यही फायदा चीनी माफिया में नजर आया, यही फायदा आटे माफिया में भी नजर आया। मेरे साथ असद उमर साहब मौजूद हैं, वफाकी वजीर। उनसे बात करेंगे इस सारे इशू पर। एक लार्जर इशू है ये कि अब यहाँ से जाना किधर है। असद उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये वैसे आज आपने खबर देखी है कि सस्पेंड कर दिया गया एफआईए के एक ऑफिसर को, सजाद मुस्तफा बाजवा उनका नाम था, उनको सस्पेंड कर दिया गया आज। और खबर यह है कि इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे थे ये शुगर मिल ओनर्स को। खबर यह है सारे की। कोई सरप्राइज है आपके इस हद तक इंग्रेस है कि जो लोग स्टेट के लिए काम करते हैं वो इंफॉर्मेशन आगे भी पास ऑन करते हैं? सर, ये जो बाजवा साहब हैं, टू बी फेयर टू हिम, मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने कुछ किया है कि नहीं किया, लेकिन लार्जर इशू जो है उस पर मैं आपको बता दूं, काशिफ हमारी नई नई हुकूमत बनी थी तो ईसीसी के अंदर कुछ डिस्कशन हुआ और उसके बाद उसके मिनट्स आए। वो सब मैंने देखने के बाद कैबिनेट मीटिंग में कहा था कि मुझे विजिबल नजर आ रहा है प्राइवेट सेक्टर की इंग्रेस हमारे हुकूमती इदारों के अंदर। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ जो है इंफॉर्मेशन भी जाती है, कॉम्प्रोमाइज भी किया जाता है, और जिस शख्स को काम करना चाहिए अवाम के लिए, उसके टैक्स पेयर से वो तनख्वाह ले रहा है, मराहत ले रहा है, तो वो उनके बजाय वो कोई कारोबारी लोगों के हक के अंदर और उनकी बेहतरी के लिए काम करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। और हाथ होला, एक तरफ तो आप इंफॉर्मेशन भेजने की बात कर रहे हो, फिर कई जगह पे हाथ होला भी रखा जाता है ना, जहां कार्रवाई करनी चाहिए वहां पे कार्रवाई यहाँ नहीं होती। इस वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जस्ट उसको अगेन ये हम बैलेंस करते हुए कि कहीं ये ना हो कि हम एक ही ब्रश से सबको रगड़ दें। ठीक, सारे सियासी सरकारी अफसर ऑब्वियसली ऐसे नहीं होते, बड़े ईमानदार लोग भी हैं। यही बात आपकी ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं असद साहब, आईपीपी को माफिया कहेंगे आप? सर, ये पाकिस्तान में वो कोई, आई गेस तो दुनिया में यही होता होगा कि वो कोई ना कोई लफ्ज जो है वो बन जाते हैं। पाकिस्तान में माफिया बड़ा जबरदस्त लफ्ज बन गया। नहीं, मैं जो हूँ एज अ होल मैं नहीं कहूंगा। अच्छा, शुगर वालों को माफिया कहेंगे? मैं देखिए, बड़ी बात बहुत सिंपल है, मेरी तो सादा सी बात है भाई, जिसने गलत काम किया है वो मुजरिम है, उसको आप माफिया कहें, डाकू कहें, जो मर्जी कहें। और जिसने नहीं, अगर सारों ने रल के, असद साहब, अगर सारों ने मिल के माफिया क्यों कहा जाता है? कि ये एक तो होता है कि असद उमर, काशिफ अब्बासी या तीन लोगों की शुगर मिले हैं, असद उमर ने दो नंबरी कर दी, हम ठीक चल रहे हैं, वो एक और। लेकिन अगर हम तीनों मिल के स्टेट को प्रेशराइज करें, अपनी मर्जी की पॉलिसियां बनवाएं, अपनी मर्जी का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके फैसले लें, माफिया जिसको कहते हैं ना, अगर ये है तो बिल्कुल ये माफिया की डेफिनेशन जो है वो, मतलब ब्रॉड डेफिनेशन माफिया की बिल्कुल फिट करता है कि अगर वो कलेक्टिवली ऐसा कोई काम करते हैं तो बिल्कुल बनेगा। देखिए, जरा सा ये आईपीपीएस के इश्यूज को जो है ना दो मुख्तलिफ चीजों के अंदर तकसीम करें आप। एक चीज ये है कि जो पॉलिसियां बनी वो पॉलिसियां अच्छी नहीं थी, ठीक है जी। ये हुकूमत की गलती है। अगर आपने एक पॉलिसी बनाई जिससे कारोबारी शख्स को बहुत मुनाफा होता है तो उस कारोबारी शख्स ने कोई जुर्म नहीं किया। आपका काम तो पॉलिसी बनाना, आपने पॉलिसी बनाई, उसने उसका फायदा उठाया, पैसा बना लिया, तो वो कोई जुर्म नहीं है। लेकिन आपने उस पॉलिसी को बनवाने के लिए नाजायज कोई इस्तेमाल किया, कोई पैसा दिया, रिश्वत दी, कोई दबाव डाला, डराया धमकाया, तो ये नाजायज काम है। तो आपको वो डिफरेंशिएट दोनों में तमीज करना जरूरी है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं असद साहब, नया पाकिस्तान है, नई हुकूमत है, इसने नया पाकिस्तान बनाना था। ये सारे पुराने जो रिपोर्ट आती है उसके बेनिफिशियरी आपकी हुकूमत में बैठे होते हैं। चीनी की रिपोर्ट आई, पता लगा हुकूमती बेनिफिशियरी है। आईपीपी की रिपोर्ट ही मेरे सामने पड़ी है,
इसमें पता लगा आपके बेनिफिशियरीज हैं, आपको कोई टेंशन तो नहीं हो रही है देख करके सारे के सारे लोग, तकरीबन बहुत सारे लोग आपकी पार्टियों के अंदर निकल रहे हैं और आपकी हुकूमत में निकल रहे हैं? पहली बात तो ये कि ये स्टेटमेंट के सारे निकल रहे हैं, काफी सारे मैंने कहा, तकरीबन सारे भी निकल रहे हैं, ये हकीकत नहीं है ऑब्वियसली। काफी सारे कहा मैंने, काफी सारे आपके सारे भी नहीं है काशिफ, इस वक्त टोटल नंबर ऑफ आईपीपीज अगर उससे आप देख लें। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि सिर्फ इस वजह से कि किसी ने आईपीपी के अंदर सरमायाकारी की है तो ये माहौल भी ना खड़ा कर दो कि जिसने भी सरमायाकारी की है वो सारे ही चोर, डाकू और माफिया हैं। ये प्लीज ये अगर हमारी टेम्परेचर वो एक तरफ से पेंडुलम दूसरी तरफ स्विंग कर जाएगा। नहीं मैं तो कुछ और कह रहा हूं, मैं क्या देखिए आप चीनी उठाते हैं, आप चीनी उठाते हैं, तरीन साहब हैं, आप चीनी उठाते हैं, उसमें खुसरो बख्तियार साहब आ जाते हैं, आप चीनी उठाते हैं उसमें माहिया अख्तर साहब का नाम भी होता है, आप चीनी उठाते हैं और लोगों के नाम भी आता है, आप ये उठाते हैं। मैं तो खाली आपको ये जो आपकी रिपोर्ट में लिखा है, जो इस कंपनी ने दी है, 3 कंपनियां नदीम बाबर साहब की मेरे सामने है, रजाक दाऊद साहब की मेरे सामने है, अब वो जो सैफ ग्रुप है उसमें किसी के सुसर है। आप मुझे आई एम श्योर आप कहेंगे कि बहुत सी कंपनियों में अगर चंद कंपनियां इनकी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं ये जो इतने पैसे वाले लोग सारे के सारे कैबिनेट्स में बैठे होते हैं, ये स्ट्रेंज नहीं है? पहली बात तो मैं अगर अपनी अब बात मुकम्मल कर लूं, जो मैं कह रहा था, ये बिल्कुल इस सारे कारोबारी लोगों को बोल देना कि वो माफिया है, बिल्कुल वही चीज होगी जिस तरीके से चंद लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे बैठ के बोलते हैं कि सारे सहाफी जो हैं सारे एंकर लिफाफा है। तो भाई अच्छे बुरे के अंदर जरूर तफरीक रखनी चाहिए। देखें अब हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें आईपीपीज की अगर आप पहली बात कर लें, क्या इनमें से कोई एक भी आईपीपी, क्या एक भी कोई फैसला जो जेर बहस है इस वक्त वो उस वक्त में हुआ जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी? नहीं, इनमें से एक भी ऐसा नहीं है ना, सब पुराने उनकी बात कर रहे हैं। तो अभी जो बैठा हुआ है उसका कोई फैसला नहीं आ रहा कि उसने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, नाजायज इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया इस हुकूमत में होते हुए नाजायज फैसले करवाने का। एक बात तो ये बिल्कुल वाज़ेह है ना। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि पूरी आईपीपी की इंडस्ट्रीज के अंदर से अगर 4 या 5 जो कंपनियां हैं वो तहरीक इंसाफ के काबीना के मेंबर्स की हैं, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा। भाई यही असूल जो मैं सबके लिए कह रहा हूं, वही असूल आपको उनको लिए अपनाना पड़ेगा। अगर उन्होंने गलत काम किया तो उसका मतलब उनको सजा मिलनी चाहिए, सिर्फ काबीना से नहीं निकलना चाहिए, फिर उनकी जो भी मुजरिम की सजा होती बननी चाहिए। लेकिन अगर वो सिर्फ सरमायाकार थे, उन्होंने सरमायाकारी की और उससे पैसा बनाया, तो ये जुर्म नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसके अंदर जरा तफरीक लेकर चले। लेकिन आखिरी बात जो मुनफरिद है, मुनफरिद ये नहीं है, मैं आपको जाहिर है आपको भी पता है पीपल्स पार्टी के अंदर भी लोगों के नाम है, मुस्लिम लीग नून के अंदर भी लोगों के नाम है। मुनफरिद चीज तहरीक इंसाफ की क्या है? मुनफरिद चीज तहरीक इंसाफ की है, बातें तो सब करते थे, ये मंजर आम पर ला के शफाफ तहकीकात कराना और अवाम के सामने रख देना, ये मुनफरिद चीज है तहरीक इंसाफ की। हाँ, लेकिन असद उमर साहब, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है ना। इमरान खान साहब बहुत कुछ कहते रहे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, जरा सुन लें। मैं एक सवाल, बड़ा पॉइंटेड क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन पहले सुन लें कि खान साहब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में क्या कहते हैं। आप इक़्तिदार में आके अपनी बिजनेस नहीं कर सकते। ये जब इक़्तिदार में आते हैं इनकी शुगर मिलें बननी शुरू हो जाती है, इनके सारे बच्चों की बिजनेस चलनी शुरू हो जाती है। मैं आज पख्तूनख्वा के अंदर बिजनेस शुरू कर दूं, मैं बड़े आराम से, मैं साल में अरब रुपया कमा लूं। वहां एक वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप पावर में आके बिजनेस नहीं कर सकते। अब इन्होंने पावर में आके जब बिजनेस शुरू की और इनकी फैक्ट्रियां बढ़ती गई, तो इससे सारा पाकिस्तान का जो करप्शन ऊपर गई है, आप 85 से देख लें कैसे। अब ये रिपोर्ट कह रही है सर, नदीम बाबर साहब के उन्होंने 3 बताए हैं कि 3 कंपनियां उनकी हैं। इसके ऊपर बड़े दिनों से ये सवाल उठ रहे थे कि आपकी हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं जिनकी कंपनीज हैं। 3 कंपनियां नदीम बाबर साहब की हैं, एक कंपनी कम से कम मेरे सामने रजाक दाऊद, रोश पावर जो है वो रजाक दाऊद साहब की। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है? अच्छा, ये भी मैं ये जो इमरान खान साहब का क्लिप बता रहे थे ना, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो बड़ी इसके ऊपर तफसीली बहस हुई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन की, और एक पॉलिसी अपनाई गई। वो पॉलिसी ये थी कि ये तो नहीं हो सकता कि जो शख्स सियासत करे और उसके बाद हुकूमत का हिस्सा बन जाए, या उसकी पार्टी खुद ना बने, उसकी पार्टी हुकूमत का हिस्सा बन जाए, तो वो शख्स क्या अब रोजी अपनी खत्म कर दे, खाना पीना बंद कर दे? ये तो नहीं हो सकता ना। लेकिन हमने कहा कि कोई भी, अगर आप हैं तहरीक इंसाफ की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, आप इन्फ्लुएंस रखते हैं, या तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की काबीना का हिस्सा है, आप कोई कारोबार ऐसा नहीं कर सकते जो कारोबार हुकूमत वक्त के साथ किया जा रहा हो। वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट।
ठीक है ना। वरना अगर मैं एक रेडी लगाना चाहता हूं इधर पकौड़े बेचने के लिए, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो सिर्फ कारोबार होना नहीं है, लेकिन अगर आज हुकूमत पाकिस्तान एक नई IPPs का ऐलान करे और उसके डिफरेंट लोग जो हैं उसके कंटेंडर्स हों, तो तहरीक इंसाफ की काबीना का अगर कोई आदमी उसके लिए दावेदार बनेगा, तो मैं कहूंगा ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और उसको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर मैं ये दोहराऊंगा कि इनमें से कोई भी ऐसा काम नहीं है जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत होते हुए हुआ जाए। ये फैसले उससे पहले के हुए हैं। ठीक है सर, लेकिन मैं जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करता हूं, उसका मकसद क्या है? आप ज़ाहिर आप मेरे से बेहतर जानते हैं। लोग बैठे हैं हुकूमतों में, उनकी शुगर मिलने हैं, और फिर ये फैसला हो जाता है कि उनकी शुगर एक्सपोर्ट भी होगी और उस पर उनको सब्सिडी भी दी जाएगी, जो कि इस रिपोर्ट के मुताबिक गलत किया गया है। ये होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वो मे भी वो चीनी के वजीर ना हो, वो उस डिपार्टमेंट के वजीर ना हो, लेकिन वो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल होता है। यही लोग हर कैबिनेट का हिस्सा होते हैं, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल होता है, इसी किस्म की पॉलिसियां होती हैं। आपने जब ये फैसला किया चीनी की एक्सपोर्ट का, बार बार अब ऑपोजिशन आपका नाम लेना शुरू हो गई कि ECC में फैसला हुआ था एक्सपोर्ट का और आपने किया था। क्यों किया था ये फैसला आपने? अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा कि आपने मुझसे ये सवाल पूछ लिया और अपोजिशन भी ये सवाल करती है। मैं जिन्होंने रिपोर्ट लिखी है उनसे भी पूछना चाहता हूं, भाई अगर एक्सपोर्ट का फैसला गलत था तो इसलिए गलत होगा ना कि उसके बाद चीनी की शॉर्टेज पैदा हो गई। मुझे पिछले 12 महीने में किसी अखबार का एक तराशा दिखा दें पाकिस्तान के किसी कोने का जिसमें यह लिखा हुआ हो कि चीनी की कमी हो गई। मुझे किसी टीवी चैनल के किसी प्रोग्राम की, किसी ब्रेकिंग न्यूज की, किसी खबर की बता दे जिसमें यह लिखा हो कि चीनी कम हो गई। अब मैं बताता हूं कि उस जो एक्सपोर्ट के डिसीजन के लिए अजम्पशन क्या थी, क्या लिखा गया था कि जब साल खत्म होगा तो हमारे पास 20 लाख टन चीनी इजाफी होगी। जब अगला क्रशिंग सीजन आएगा 10 लाख टन जो है एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी जाए, 10 लाख टन बाकी बच जाएगा। तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमारे पास होगा तो कमी होने की कोई। हकीकत क्या हुआ? हकीकत ये हुआ कि जब साल खत्म हुआ, नया क्रशिंग साल शुरू हुआ, तो 10 लाख टन नहीं थे, 12 लाख टन थे, उससे भी ज्यादा थे चीनी की। असल ये तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया आपको। असल कहानी ये है कि कोई कमी नहीं हुई चीनी की और उसके बावजूद कीमतें जो है वो 30% बढ़ गई। असल कहानी ये है। बट नाउ वी कम टू जो आपने मुझसे सवाल सर, लेकिन ये कहा जा रहा है, इसका जवाब दीजिएगा मुझे, मैं ये जानना चाहूंगा जो आप इसका भी जवाब। लेकिन इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन ने जो खत लिखा था उसमें कहा था कि शॉर्ट होगी, मत एक्सपोर्ट की इजाजत दें। बिल्कुल ऐसा नहीं लिखा था। मैं चैलेंज करता हूं, मुझे दिखा दें कागज। मैं 3 हफ्ते से पूछ रहा हूं, तो दिखा देना मुझे कागज किधर है। इंडस्ट्री रिपोर्ट कहती है ना बॉस। हाँ, रिपोर्ट कह रही है सर, रिपोर्ट कह रही है, मुझे दिखा देना रिपोर्ट में वो कागज दिखा दें जहां पे ये लिखा हुआ है। यूनैनिमस डिसीजन है भाईजान। कॉमर्स और इंडस्ट्रीज का तो मिनिस्टर ही कंबाइंड था, रज़ाक दाऊद साहब, और कॉमर्स की तो समरी थी जिसके ऊपर अप्रूवल हुआ है। ये किसने बेवकूफाना चीज लिख दी कि इंडस्ट्रीज ने कहा था? उन्हीं से, वहीं से तो प्रपोजल आया था जिस प्रपोजल को हमने अप्रूव किया। सर, लेकिन ये मैं मेरे सामने शुगर की रिपोर्ट पड़ी है। असद साहब, इसमें लिखा है रिपोर्ट में कि ड्यूरिंग द सेम मीटिंग सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल सिक्योरिटी रेज द इशू दैट लो प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन वाज एक्सपेक्टेड इन द अपकमिंग सीजन ड्यू टू वाटर शॉर्टेज। डिस्पाइट दैट द एक्सपोर्ट वाज रिकमेंडेड विदाउट मेकिंग इट टाइम बाउंड। उन्होंने कहा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इसने ये कहा था फूड प्रोडक्शन ने कि आपका लो स्टॉक आने वाला है। पढ़ लिया ना, अब आपने पढ़ लिया। यही मैं आपसे कह रहा था कि इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन ने नहीं कहा था, ये फूड सिक्योरिटी ने कहा था। फूड सिक्योरिटी ने ये नहीं कहा था एक्सपोर्ट ना करो। फूड सिक्योरिटी ने सिर्फ ये कहा था कि इस साल की शुगर केन की क्रॉप जो है वो ज्यादा बेहतर एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि पानी की कमी है। मैं आपको ये भी बताता हूँ क्या कहा था। ये सब टेक इनटू अकाउंट करने के बाद इंडस्ट्रीज कॉमर्स की जो प्रोजेक्शन थी वो ये थी कि ये कम गन्ने की पैदावार होते हुए भी जो उससे चीनी बनेगी, जब साल खत्म होगा तो हमारे पास एक्सपोर्ट के बाद भी 10 लाख टन पड़े होंगे। एक्चुअली पड़े हुए थे 12 लाख टन। और ये भी मैं आपको बता दूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, फिर मुझे ECC के मिनट्स में, मुझे कैबिनेट के मिनट्स में कहीं दिखा दें जहां फूड सिक्योरिटी ने अपोज किया हो। ये बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ वाहिद ये जुमला है और ये मैं 10 लोगों को चैलेंज कर चुका हूं, मुझे आगे से यही सुनाते। इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ एक्सपोर्ट मत करो। सिर्फ फूड सिक्योरिटी ने शुगर केन, गन्ने की प्रोडक्शन के बारे में कहा कि क्योंकि इस साल जो है पानी कम है इसलिए गन्ने की प्रोडक्शन कम होगी। सो आप जो कह रहे हैं, आप इस रिपोर्ट को चैलेंज, असली सवाल के ऊपर के जाहिर है आपको ये तो पता है कि मेरी तो कोई शुगर मिल है नहीं, ना मेरी किसी रिश्तेदार की है, तो आप मेरे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की नहीं बात कर रहे थे। आप पूछना ये चाहते थे कि क्या मेरा कोई और क्या काबीना का कोलीग था हुकूमत का कि जिसकी वजह से उसने हमें इन्फ्लुएंस किया हो, हम पर दबाव डाला हो। ये था ना असल सवाल आपका। बिल्कुल
ठीक है ना। अच्छा, वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ऑन एयर बोल चुका हूँ कि भाई चीनी की कारोबार करने वाला मेरे काबीना का कॉलीग सिर्फ एक खुसरो बख्तियार है। खुसरो बख्तियार जिस दिन ये ईसीसी के अंदर डिस्कस होना था, सुबह खुसरो का मुझे फोन आया, उसने कहा असद आज चीनी की एक्सपोर्ट जो है वो एजेंडा पे है, तो प्लीज मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा, मैं उस मीटिंग में नहीं बैठना चाहता। तो खुसरो बख्तियार तो बेचारा मीटिंग में नहीं आया था। क्या उसने कभी मीटिंग के बाहर उसने मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं। क्या मैंने कभी किसी मीटिंग में, किसी और मीटिंग में देखा कि खुसरो बख्तियार इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हूं? कभी भी नहीं। मैं तो जितना मैंने देखा है वो मैं गवाही आपको दे सकता हूं। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि ये इन्फ्लुएंस होते रहे? क्योंकि अगर सब्सिडी दी गई है, माजी में भी, मैं कल एक स्टैट दिखा रहा था आपकी मिनिस्ट्री का, कि पिछले सालों में अगर वीट की आप बात करें, 2000 मैंने कल 2008, 9, 10, 13, 14, 14, 15, ये 5 साल तकरीबन, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं अगर स्क्रीन के ऊपर, कि तकरीबन 14 लाख टन गंदम एक्सपोर्ट की गई है। और उसी में ये आपके स्क्रीन के ऊपर ये लिखा रहा है 14 लाख टन 10, 11, 11, 12 में और एक्सपोर्ट की, और 7,83,000 टन गंदम इंपोर्ट की गई। ये पीपल्स पार्टी का दौरा है, जो ऊपर के फिगर्स है सारे आपको नजर आ रहे होंगे, 2009, 9, 10, 2010, 11 का जो साल था। अब 13, 14 में 7.5 लाख टन बाहर भेजी गई, 4,74,000 टन अंदर, 6,81,000 टन इंपोर्ट की गई, 7 लाख टन एक्सपोर्ट की गई। अब ये नंबर देने का वजह क्या? और आपकी शुगर है फॉर एग्जांपल, एक्सपोर्ट की जाती है, इसकी वजह यह है कि क्योंकि हुकूमत के अंदर इन्फ्लुएंसेस होते हैं, इस तरह के फैसले उसी सूरत में तो लिए जाते हैं। देखें काशिफ, जहां तक आप बात कर रहे हैं ना, यही तो मैं बोल रहा था कि क्या ये कोई मुनफरिद चीज है कि सब्सिडी दी गई? बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ मुनफरिद चीज तहरीक इंसाफ की हुकूमत की ये है कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी हुई, उसके ऊपर जो है रिपोर्ट भी सबके सामने आ गई, और भी फोरेंसिक का भी रिजल्ट आ जाएगा तो उसके भी फैसले आ जाएंगे। क्या ऐसे फैसले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से होते रहे? बिल्कुल होते रहे। क्या जो लोग बैठे में कारोबार करने में, ये जो पिछले साल हैं 10 साल, उसमें ये याद रखें कि बराह रास्त, अब कोई काबीना का मेंबर नहीं, जो बराह रास्त फैसले करने वाले थे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनके खानदान की शुगर की मिलें हैं, जरदारी साहब की शुगर की मिलें हैं। तो जो बराह रास्त कुर्सी पे बैठे फैसले करने वाले थे, उनकी शुगर की मिलें थी। यहाँ इमरान खान की कोई शुगर की मिलें नहीं है, असद उमर की कोई शुगर की मिलें नहीं है। इसलिए जब जिस बुनियाद के ऊपर यह फैसला किया गया कि एक्सपोर्ट हो सकती है क्योंकि गुंजाइश मौजूद है, लेकिन इसका फायदा उठा के कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, कीमतें बढ़ी, अवाम के ऊपर बोझ आए, तो इमरान खान ने तहकीकात भी ऑर्डर की, रिपोर्ट भी अवाम के सामने रखी, और 25 तारीख को जो फोरेंसिक आ जाएगा उसके बाद आपके सामने इकदाम भी आ जाएंगे। सो फोरेंसिक होगा क्या? आईपीपीज का भी फोरेंसिक होने जा रहा है? क्योंकि एक और चीज जो आपने बताई आज, कल मेरा ख्याल है कि जो कमेटीज बन रही हैं उसमें एक नाम ऐसा है जो जिसका जिक्र आपने किया, शाहिद साहब का, शहजाद कासिम, माफी चाहता हूं, शहजाद कासिम का नाम भी है। उनकी भी वो खुद बजाते खुद सेटअप करते रहे, सीईओ रहे हैं मुख्तलिफ कंपनीज के। क्या ये आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। और ये भी मैं आपको जरा सा समझा दूं कि कल हमने फैसला क्या किया है। जहां जहां रॉन्ग डूइंग की एलिगेशन है, कोई चोरी की गई, ओवर इनवॉइसिंग की गई, कोई एक्सचेंज रेट के अंदर घपला किया, कोई भी किस्म का जुर्म, कोई चोरी चकारी की गई, उसकी जितनी भी एलिगेशंस हैं वो एक इंडिपेंडेंट आजाद कमीशन ऑफ इंक्वायरी बाकायदा कानून के तहत बना हुआ, उसके जरिए करवाई जाएंगी। और उसको हम इख्तियार दे रहे हैं कि फोरेंसिक ऑडिट भी वो करेगा, और उसके अलावा जो भी तहकीकात करवाना चाहे वो करेगा, उसके लिए आजाद होगा, उनको बजट भी दिए जाएंगे। जो कमेटी बनी है शहजाद कासिम के नीचे, वो डील करेगी जो पॉलिसी रिलेटेड रिकमेंडेशंस आई हैं। और शहजाद कासिम जो है, उनकी 30 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा, 3 या 4 मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स के ऊपर वो इस सेक्टर के अंदर काम कर चुके हैं, तो उनकी पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग बड़ी डीप है, उससे हम भरपूर फायदा उठाएंगे। लेकिन जो एलिगेशंस लगी हैं उसकी तहकीक से शहजाद कासिम साहब का या कोई लेना देना नहीं, हुकूमत के किसी शख्स का कोई ताल्लुक नहीं। वैसे आपने जो भी शुगर रिपोर्ट के ऊपर बात की, आपने कहा जनाब शुगर सरप्लस थी, और आखिर में भी 12 लाख, आप कह रहे हैं 12 लाख टन शुगर सरप्लस रही है। ईसीसी ने जब फैसला किया तो उसको पता था कि सरप्लस शुगर है। इस रिपोर्ट के जो बेसिस है शॉर्टेज की, मैनिपुलेशन, सब्सिडी क्यों दी, किस वजह से ये सब काम किया गया, आप तो सारे को नेगेट कर रहे हैं। इसका मतलब इस रिपोर्ट ने जो फाइंडिंग्स दी हैं उसमें से अक्सरियती फाइंडिंग्स तो आप गलत साबित कर रहे हैं। मैं साबित कुछ भी नहीं करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बुनियादी तौर पर क्या चीज है जो ठोस है, जिसके ऊपर कोई बहस नहीं है, और वो ये है कि चीनी की कीमत के अंदर इजाफा हुआ,
और उस इजाफे का कोई नीचे रैशनल, कोई मंतकी वजह नहीं थी। सर मैं आपको वजह बताता हूं मंतकी। आप पीएमएलएन के दौर की 2015-16 या 16-17 का उठा के देखें, जबकि बंपर क्रॉप नहीं था, तब उस चीनी की कीमत पाकिस्तान में 62 रुपए 50 पैसे थी। आखिरी 2 सालों में गन्ने का बंपर क्रॉप हुआ। शुगर मिल आपको आके बताएगी कि सर हमें गन्ना उठाया मार्केट से 140 रुपए फी 40 किलो का, आपकी हुकूमत ने आके 180 रुपए इन्फोर्स करा दिया, 10 रुपए उसकी वजह से बढ़ गए। तो आप ये कह रहे हैं कि जो वो कहते थे कि हम 180 रुपए पे गन्ना खरीद रहे हैं, वो एक्चुअली झूठ बोलते थे और एक्चुअली में सिर्फ 140 देते थे। आप अगर शुगर मिल से पूछे, यस दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। शुगर मिल आपके पास बैठे शुगर मिल मालकान, आप मुझसे कह रहे हैं, पूछ लें उनसे उन्होंने कितने का गन्ना उठाया, वो आपको बताएंगे 140 का उठाया। अच्छा, अगर उन्होंने ये कहा तो फिर उनको उस इल्जाम के अंदर पकड़ ले। मैं देखिए, मेरा काम यहाँ पे कोई शुगर इंडस्ट्री के ना मेरा कोई लेना देना है इस रिपोर्ट के साथ। सच्ची बात मैं आपको बताऊं, मैंने अभी तक ये रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं है। मुझे तो ये सिर्फ ये कहा गया कि आपने एक्सपोर्ट का गलत फैसला किया। तो मैंने कहा अच्छा, गलत एक्सपोर्ट का फैसला किया तो दोबारा निकाल के जब कागजात देखे तो वो मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इतनी कॉन्फिडेंस से बता रहा था। ना उन्होंने मुझसे बात की, ना उन्होंने मुझे कोई रिपोर्ट दिखाई, ना उसके बाद से उन्होंने मुझसे कोई सवाल पूछा है। तो मैं तो आपके जरिए उनसे बोल रहा हूँ, भाईजान मेरे से आगे सवाल पूछ रहा हूँ, जरा मुझे समझाओ। अगर इन दोनों ग्राउंड्स को अगर ठीक मान लिया जाए, आपका ग्राउंड के एक्सेस थी, मेरा ग्राउंड या जो शुगर मिल कह रही है कि 140 की बजाय 180 दिया है गन्ने का इस साल, बल्कि इस साल कई जगहों पे असद साहब 240 रुपए का गन्ना बिका, बिकॉज मार्केट में जब यह खबर मशहूर हो गई कि गन्ने की शॉर्टेज है, किसान ने अपनी मर्जी की कीमत मांगी है। और यह बात शुगर मिल एसोसिएशन का मौकफ है, मेरा मौकफ नहीं है। ज़ाहिर है मैं जाके गन्ने वालों से तो नहीं पूछ सकता, लेकिन फिर तो वो कहेंगे रिपोर्ट में कुछ नहीं है। ये उनका मौकफ जो है बिल्कुल है उनका ये मौकफ, और ये मौकफ काफी हद तक दुरुस्त भी है। लेकिन भाईजान ये मौकफ एक्सप्लेन करता है नवंबर 2019 के बाद की कीमत में जो चेंज आई है, जून की नहीं है, ये इस साल के सीजन का है। जून की नहीं, जी जून का रिपोर्ट कहती है कि ये जो आप बात कर रहे हैं, रिपोर्ट ने भी कहा कि ये नवंबर के बाद को तो एक्सप्लेन कर सकता है, जून से नवंबर तक जो कीमतें बढ़ी है उसको एक्सप्लेन नहीं करता। जून से नवंबर नहीं, असल जो कीमत जो बढ़ी है वो जनवरी से बढ़नी शुरू हुई, और वो जनवरी से जून तक जो बढ़ी तकरीबन 16 रुपए किलो चीनी की कीमत बढ़ी। उसके अंदर कोई डिवैल्यूएशन से इस इंडस्ट्री को नुकसान नहीं होता, रॉ मटेरियल डोमेस्टिक एटसेट्रा एटसेट्रा। बट वो मेरी एक जाती राय है, वो जाती राय मैं जून में 2018-19 में असेंबली के फ्लोर पे भी उसको बयान कर चुका हूं, वो एक अलग बहस है। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या असर और रसूख इस्तेमाल किया गया, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अगर कोई इस्तेमाल हुआ तो वो आ जाएगा। मेरी राय क्या थी सब्सिडी के बारे में सबको पता है, इसलिए वफाक ने नहीं दी थी सब्सिडी, हमारे ख्याल में नहीं बनती थी सब्सिडी। ठीक है सर, तरीन साहब ने एक और बात की, थोड़ा सियासत पे आ जाता हूं। उन्हें एक टीवी इंटरव्यू में सवाल पूछा गया आपका कि आपसे इख्तलाफ, आपके वजारत खजाना से जाने की वजह। उन्होंने कहा खान साहब बहुत अरसे से देख रहे थे कि जो भी वो उनको कहते थे या कराते थे या चाहते थे वो फैसले करें, तो वो फैसले नहीं कर रहे थे, यानी असद उमर साहब फैसले नहीं कर रहे थे। क्या ये बात ठीक है कि इन एक्शन या फैसले ना करने की वजह से आपको निकाला गया? सर ये तो बहस तलब मसला है कि निकाला गया नहीं निकाला गया, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूँ जिस दिन मैंने रिजाइन किया था उस दिन उसके फौरन बाद मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और उसी दिन शाम को आपने भी मेरा इंटरव्यू किया था, याद है ना आपको? जी जी बिल्कुल याद। दोनों दफा मुझसे ये पूछा गया था क्या क्या जहांगीर तरीन इसके अंदर इन्वॉल्व है, मैंने क्या जवाब दिया था? मैं भाई, मेरा वजीर आजम इमरान खान है, और इमरान खान को मुझे कोई सफाइयां पेश करने की जरूरत नहीं है कि क्यों वो चाहता है कि मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ के किसी और मिनिस्ट्री में चला जाऊं। मैं जो एमएनए इलेक्ट हुआ ना, वो इमरान खान के वोट बैंक पे हुआ, लेकिन मैंने भी कोई भागदौड़ नीचे ग्राउंड पे की। तो मैं एमएनए का तो कह सकता हूं कि यार 5% हिस्सा मेरा भी है, लेकिन वजीर बनना या ना बनना किसी एमएनए का 100% वजीर आजम का सवाबदीद होता है। तो इसमें बहस की बात ही कोई नहीं है। वजीर आजम चाहते थे कि मेरे फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन क्या तरीन साहब की बात दुरुस्त है या गलत है? वैसे ये बताएं ना कि आपके फैसले ना करने की वजह से निकाला गया था या चेंज किया गया था? मैं फिर वही बोल रहा हूं ना कि उससे फर्क क्या पड़ता है किसकी वजह से। क्या मैंने कभी आज तक किसी को किसी निजी महफिल में कभी भी ये कहा हो कि जहांगीर तरीन की वजह से मैं निकला? कभी भी नहीं कहा ना। इमरान खान का फैसला है, इमरान खान का फैसला जिस बुनियाद पे भी हो, फैसले ना करने की वजह से हो, गलत फैसले करने की वजह से हो, जो भी हो बुनियाद, वजीर आजम का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वजीर आजम का वोट बैंक है, उनकी काबीना है। अगर वो चाहते हैं कि एक शख्स यहां पे होगा इस वजारत में तो वो होगा, वो चाहते हैं नहीं होगा तो नहीं होगा, इसमें बहस की क्या बात है। ठीक, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल आपसे और है, उसके बाद जरा थोड़ी सी मैं आपसे सियासत की और कोरोना की बात करना चाहूंगा। आखिरी सवाल है कि क्या आपकी कैबिनेट में कोई वजीर है
ऐसा ऐसा जिसने किसी दूसरे मुल्क को जाके कहा हो कि आप मेरे पर्सनल बिजनेस में इन्वेस्ट करें? कोई मुशीर हो? मेरे जरिए ऐसा कोई पैगाम नहीं पहुंचाया गया, ना मेरे सामने कोई ऐसा पैगाम दिया गया। जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे ऐसी कोई बात नहीं? मेरे सामने कोई, ना मेरे जरिए ना मेरे सामने ऐसी कोई बात हुई है। सो मेरे कोई, ना मैं इसकी तस्दीक कर सकता हूँ, ना मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं हुआ, हो सकता है किसी ने किया हो, लेकिन ना मेरे सामने हुआ ना मेरे जरिए कोई ऐसा पैगाम दिया गया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, एक बार वापस आएंगे। तो सच साहब, ये जो सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जाहिर है इसमें मुमकिन है कि आपके अपने कुछ लोग रगड़े जाएं, उससे सियासत पे आपकी क्या फर्क पड़ेगा, इस पर बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। असद उमर साहब, जरा कोरोना की तरफ, जाहिर है नेशनल कमांड अथॉरिटी और कंट्रोल सेंटर, ऑपरेशन सेंटर्स आपने ये जो बनाया हुआ जिसमें आप काम कर रहे हैं, आज डॉक्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, नेशनल प्रेस क्लब में जाके डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कराची में। उन्होंने सख्त लॉकडाउन का मुतालबा किया है। उनका यह मानना है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, रमजान आ रहा है, तशवीशनाक हद तक बढ़ जाएंगे इन केसेस के, ये केसेस। बराए मेहरबानी अपना लॉकडाउन सख्त करें। विल यू टेक इट सीरियसली? आपको लगता है कि अभी तक इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है? सर, ये आपके ख्याल में हम अभी इतने दिन से कर क्या रहे हैं? काशिफ, अगर आपको ये सीरियस नहीं नजर आ रहा है, हमने मुल्क के बड़े बड़े हिस्से बंद कर दिए। आपको जरा सी मैं एक थोड़ा सा अगर अंदाजा दे दूं कि कितना बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि डायरेक्ट बराह रास्त हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो मुलाजमतें होती हैं, जो एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है ना, वो या एक तो है बहुत स्केची, और वो जितना है भी वो बहुत ताखीर से आता है, तो हमें इनडायरेक्टली कुछ अंदाजा लगाना पड़ता है कि क्या हो रहा है। तो अगर मैं एफबीआर का रेवेन्यू जो आता है ना, अगर मैं उससे अंदाजा लगाऊं, तो इस वक्त मुल्क के अंदर आज से 2 माह पहले कोरोना का जो ये रिस्ट्रिक्शंस और बंदिशें और लॉकडाउन शुरू हुए, उससे पहले से अभी जो हमारी खास तौर पे जो अर्बन इकोनॉमी है, यानी जो शहरी हमारी मईशत है, उसमें 40% कमी हुई है। लेकिन अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं सिविल अस्पताल में मरीजों के लिए अब जगह नहीं रही। वो ये कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन को नरम किया गया है, इसको नरम ना किया जाए, मजीद सख्त किया जाए, वरना हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इस काबिल नहीं रहेगा कि हम इन मरीजों को देख सकें। यानी जो सिंध का मौकफ था, अब डॉक्टर्स कराची के प्रेस क्लब में बैठ के उसी मौकफ को एंडोर्स कर रहे हैं कि नरमी ना की जाए इस लॉकडाउन में। सर, इसीलिए हम ये कहते हैं, जिसके ऊपर बड़ी आजकल तनकीद भी हो रही है, बड़ी एक हद तक मंतकी मुतालबा भी है, और सब लोग चाहते हैं कि जी पूरे मुल्क में एक आवाज और एक फैसला हो। और मैं बार बार ये समझाता हूं, भाई एक फैसला कराची के लिए जो सही है वो नौशेरो फिरोज के लिए जरूरी नहीं है सही हो, जो पेशावर के लिए सही है वो जरूरी नहीं चारसदा के लिए सही हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक ओवरऑल पॉलिसी, एक मजमूई तौर पे एक जो डायरेक्शन है वो तो कौमी एक होनी चाहिए, लेकिन अपने अपने हालात देखकर फैसले करने चाहिए। और जो पूरी स्मार्ट लॉकडाउन की जो हमने उस दिन भी मैंने ब्रीफिंग की थी, जो टेस्टिंग, ट्रैकिंग, क्वारंटीन का जो पूरा निज़ाम जो तमाम सूबों की मुशावरत से बनाया जा रहा है, वो भी इसी बुनियाद पे बनाया जा रहा है। मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कराची की सिविल हॉस्पिटल के ऊपर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, लेकिन अगर वहां पर हॉटस्पॉट्स इमर्ज कर रहे हैं, बिल्कुल वहां ज्यादा सख्ती करनी चाहिए। सर, लेकिन अब एक तरफ वैसे एज अ फेडरल मिनिस्टर, एज अ फेडरल गवर्नमेंट, नाउ एज कोरोना टीम लीड जो आप इस वक्त लीड कर रहे हैं, एक तरफ ताजिर आपने देखे, आज उन्होंने जबरदस्ती दुकानें खोलने की कोशिश की, जेल भरो तहरीक की धमकी दे दी। उन्होंने कहा आप एसओपीज बनाएं, नहीं बनाएंगे तो हम पहली रमजान से अपनी दुकानें खोलने जा रहे हैं। ये आ गया ताजिर बरादरी आपकी, विच इज अंडरस्टैंडेबल। देखिए, ये आपका दूसरा मौकफ भी बड़ा वजनी मौकफ है, जो आप ताजरों की और ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर्स बाहर आ गए हैं। ताजरों और ट्रेडर्स की बात कर रहा था मैं, उन करोड़ों मजदूरों की लिंक है ना सारे तबके वालों की बात कर रहा। मैं अपनी दुकान खोलूंगा तो वहां पे 15,000 वाला मजदूर भी अपना जो वर्कर है वो भी काम कर रहा है ना। सो ताजिर की बात करते हैं, उसमें फिर एक होलिस्टिक पिक्चर आ जाती है। उसमें जो दे रहा है प्रोवाइडर है वो भी है, जो मिडिल मैन है वो भी है, जो ग्रोर है या बनाने वाला है वो भी सारे इफेक्टिव हो जाते हैं। सो एक लंबी चेन की बात होती है ये सारी। एक तरफ ये डायलेमा है स्टेट के लिए इस वक्त कि एक तरफ लोग कह रहे हैं कि आप नहीं खोलेंगे, जेल में डाल दें, हम दुकानें खोल देंगे। दूसरी तरफ डॉक्टर्स आज बाहर आगे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, ना करें नरम लॉकडाउन। ताजरों से अपील की है उन्होंने, कहते पूरे हम परेशान हैं कि 2 दिन बाद क्या होगा। एक बहुत बड़ा डायलेमा आपके सामने आके खड़ा हो गया है ये बिल्कुल, और पहले दिन से। और इसीलिए बार बार आप एक लफ्ज सुन के मुझसे तंग आ चुके होंगे, और पाकिस्तान वाले सुन के तंग आ चुके होंगे। मैं हर दफा तवाज़ुन 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 की बात करता हूं। ये एक पहलू नहीं है इस फैसले का, इसके
दो पहलू हैं और जब तक आप दोनों पहलू नहीं देखेंगे तो आप सही नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। जैसे मैंने कहा कि जो हमारी इस वक्त स्ट्रैटेजी जिसके ऊपर इत्तेफाक राय हो रहा है, कल नेशनल कमांड सेंटर के अंदर हमने प्रेजेंटेशन भी की थी, चीफ मिनिस्टर सिंध भी वहां पर थे, कि अगर सिंध के अंदर या कराची के अंदर खुसूसी तौर पर आपको ये लग रहा है, वहां मेडिकल एक्सपर्ट्स को लग रहा है, डेटा से लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा इमरजेंस हो रही है, हॉटस्पॉट डेवलप हो रहा है, तो वहां पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाना मंतकी बात है। लेकिन अगर कराची में हो रहा है और मसलन में अगर कहूं लाड़काना में नहीं हो रहा, तो लाड़काना को बंद करना मंतकी बात नहीं है। अब हमें फैसले बड़े सोच समझ के इलाके को देख कर करने पड़ेंगे। आसान फैसले कि सब बंद कर दो, ये सब खोल दो, सही फैसला नहीं होगा। लेकिन असद साहब, आज मैं जफर मिर्जा साहब को सुन रहा था जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि आज 17 लोग कल जाँ बाक हुए कोरोना से, विच इज द हाईएस्ट नंबर, ये सबसे बड़ा नंबर है अब तक जब तक कोरोना पाकिस्तान को हिट किया है। और उन्होंने लफ्ज तशवीशनाक इस्तेमाल किया कि मई में हालात इंतहाई तशवीशनाक हो सकते हैं। डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट आप लोगों की प्रोजेक्शंस क्या, कितना खतरा नजर आ रहा है आपको मई में या अप्रैल एंड में? मैं अगर ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए तो माजरत के साथ जफर मिर्जा के साथ ये अल्फाज वो इस्तेमाल जो फैसला साजी की मीटिंग्स हो रही हैं तो वहां पे तो नहीं करते हैं, ठीक है ना। और ये फैसला साजी की मीटिंग में हम जो है, इसीलिए हमने पहले एक प्रिंट जर्नलिस्ट, बहुत अच्छे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट को इनवाइट किया था, पूरी मीटिंग में बैठ के शफाफ देखिए आके बात काम कैसे हो रहा है और क्या फैसले हो रहे हैं। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी एक एंकर को बुलाया था। वो फैसला साजी जो होती है, मैं फिर वही कह रहा हूँ, तशवीशनाक कोरोना की बात हो रही है, हम 21 करोड़ लोगों के मुल्क की बात कर रहे हैं। तशवीशनाक होता है अमेरिका जहां 2000 लोग एक एक दिन में मर रहे हैं। उन्होंने कहा आगे मई में हो सकता है तशवीशनाक हद तक। हमारे ख्याल में जितनी बंदिशें हमने अभी तक रखी हुई हैं, अगर, और ये बहुत सबसे बड़ा अगर ये है, अगर जो SOPs बताए जा रहे हैं, जो हिफाजती तदाबीर बिजनेस को, उलमा को और अवाम को बताई जा रही हैं, अगर उन पर मुकम्मल अमल हो तो इंशाअल्लाह ताला तशवीशनाक हालात नहीं होंगे। मैं ब्रेक के बाद मुझे सिर्फ एक सवाल का कि उलमा के साथ आपने मसाजिद की बात की, जाहिर है अब जबकि रिलैक्स करें, बड़ा मुश्किल होगा उनको कन्विंस करना कि आप मसाजिद बंद रखें, लेकिन क्या अगर फॉलो नहीं होता, अगर खबरें ये आ रही है जैसे कि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि सिंध में जो नरमी है, लॉकडाउन फिर भी मौजूद है लेकिन वो मजाक बन गया है, जब तक इन्फोर्स नहीं करेंगे क्या पाकिस्तान में मुमकिन है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग जबरदस्ती लोगों से करवा सके, क्योंकि हम एक डिसिप्लिन कौम नहीं है? एक ब्रेक के बाद मुझे जरा इसका जवाब दीजिएगा। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। असद साहब, डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि उलमा ने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया। इवन ये बड़े पाकिस्तान में बहस है कि तरावी फर्ज है नहीं है, नफली नमाज है वगैरह वगैरह, लेकिन पाकिस्तानी कौम को, हम डिसिप्लिन कौम नहीं है। सो जिसको आप अर्ज कर रहे हैं कि देखो सोशल डिस्टेंसिंग रखो, लोग सुन के कहेंगे है क्या जरूरत है? आपको पता है पाकिस्तानी कौम किस किस्म की है। क्या आपको लगता है कि हम सख्ती किए बगैर इस फासले को यकीनी बना सकते? देखिए, अभी तक जो सूरत हाल रही है, पाकिस्तानी कौम को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा काशिफ। ऐसा नहीं है कि कौम के अंदर जो है लोगों की तर्ज अमल के अंदर कोई फर्क ना पड़ा हो, बेतहाशा फर्क पड़ा है। आपसे आखिरी दफा किसी आदमी ने हाथ मिलाने की या गले मिलने की कब कोशिश की थी? इसी तरीके से मुझे याद है, मैं पिछले जुमे को फजल खान हमारे चरसदा से MNA है, मैं उनसे पूछ रहा था कि मस्जिद में जुमे को क्या सूरत हाल थी, तो उन्होंने कहा कि आम जो हालात होते थे उससे बहुत कम उसके अंदर तादाद थी। तो मजमूई तौर पे पाकिस्तानी कौम ने रिएक्ट भी किया, और ये मैंने पहले भी बताया था कि बाकायदा गूगल का डेटा देख के उससे भी नजर आता है, वो प्रूव होता है कि पाकिस्तानियों ने अपनी हिफाजती तदाबीर एक हद तक फॉलो की। क्या परफेक्ट था? नहीं था, लेकिन ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 3-4 दिन से खबरें आनी शुरू हो रही हैं कि लोग जो हैं शायद थक गए हैं, शायद खौफ उनके दिल से निकल रहा है, तो वो कम गए। लेकिन काशिफ, ये मैं आपको बता दूं, 22 करोड़ लोगों को आप डंडे के जोर के ऊपर और बंदूक से डरा के घर पे नहीं रख सकते। डॉक्टर्स ने आखिर में एक बयान बड़ा मैंने देखा, डरा देने वाला है। उन्होंने कहा लॉकडाउन सख्त कर लें, ये ना हो कि हमें लोगों का इलाज सड़कों पे खड़े होकर करना पड़े, यानी इतनी जगह हमारे पास नहीं रहेगी। इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन, लेकिन एज यू से, एज एवरीवन कीप सेइंग, इवॉल्विंग सिचुएशन है, इवॉल्व हो रही है, देखते हैं, लेट्स सी किधर जाती है ये। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।